नमस्कार दोस्तों, फ्रेंड्स, आप लोगों का घटना चक्र के इस डिजिटल ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। हम लोग इकोनॉमी वाले सेगमेंट पे डिस्कस कर रहे थे और जो ये बुक है घटना चक्र की 2023 में लॉन्च हुई, 2023 के लिए लॉन्च हुई है, ठीक ना, पॉइंटर। इसमें सारे कोर सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट है, उत्तर प्रदेश स्पेशल है, सारी चीजें हैं, ठीक ना। तो मैं नवीन कुमार आप लोगों को इकोनॉमी वाला जो आर्थिक एवं सामाजिक विकास है उसको लेकर डिस्कस कर रहा हूं। तो इस बुक को हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म में निरूपित कर दिया है। तो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप इस बुक के जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे वो आईएएस में आया हो, पीसीएस में आया हो, आरओ में आया हो, ठीक ना, या फिर मैं कहूं कि इतने इसमें फैक्ट हैं, चाहे वो वनडे का भी बच्चा हो तो उसको भी बहुत अच्छे से लाभ होगा। तो आते हैं इसी बुक का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल फॉर्म, उसी को हमने डिजिटल के रूप में पिरोया है और उसी को एक एक पॉइंट करके हम समझते हैं। तो आते हैं भाई, देखते हैं कि इकोनॉमी वाले सेगमेंट में आज पढ़ना क्या है। तो आज बारी है मुद्रा एवं बैंकिंग की, ठीक ना। मुद्रा एवं बैंकिंग की आज बारी है। एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछे जाने वाला टॉपिक है तो मुद्रा एवं बैंकिंग है, ठीक ना। तो काफी अच्छे से हम लोग ध्यान से समझ के इसको पढ़ते हैं। तो आते हैं, देखते हैं भाई पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो कह रहा है कि भारत में अंतिम उधारदाता पूछ रहा है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं कि लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। इंग्लिश में इसको लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट कहते हैं के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्य में सामान्यतः शामिल होता है। अब सुनना जरा, एक तो क्वेश्चन ये करेगा कि अंतिम उधारदाता कौन है। तो अंतिम उधारदाता आरबीआई है, आरबीआई, ठीक ना। क्यों जो है आरबीआई अंतिम उधारदाता है, किसके लिए अंतिम उधारदाता है? तो यह अस्थायी संकट के समय बैंकों को चल निधि उपलब्ध कराना, ठीक ना। अब सुनना जरा, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। मेरे कहने का अर्थ है कि जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, वाणिज्यिक बैंक एक ऐसे बैंक होते हैं जो साख का सृजन करते हैं, जो आपके खाते खोलते हैं, आपको ऋण देते हैं, वही वाणिज्यिक बैंक हैं, ठीक ना। तो वाणिज्यिक बैंक जब उनमें वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाए, जब उनमें तरलता की कमी आ जाए, ठीक ना, जब वो दिवालियेपन के कगार पर चले जाएं, ऐसे वाणिज्यिक बैंकों के लिए अंतिम कहीं से उनको ऋण ना मिल पाए, कहीं से उनको धन ना मिल पाए, तब आरबीआई क्या करती है, उनको फंडिंग कर देती है। इसीलिए आरबीआई को कहा जा रहा है अंतिम उधारदाता, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट्स, ठीक ना। तो अस्थायी संकट मतलब कि अल्पकालिक संकट में जो बैंक हैं उनको जब हम आरबीआई के द्वारा उधार दिया जाता है तो वही अंतिम उधारदाता कहलाता है और वाणिज्यिक बैंकों को जो है एक चल निधि के रूप में उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये आपका अंतिम उधारदाता को लेकर, आरबीआई को लेकर हमने कोरिलेट किया। दूसरा क्या है कि वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति की सह अध्यक्षता की जाती है। एक्चुअली 2006 में इसी वित्तीय क्षेत्र के लिए वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति की एक स्थापना की गई थी, ठीक ना, एस्टेब्लिश की गई थी 2006 में। और इसको काम दिया गया था कि जो वित्तीय स्वास्थ्य है उसकी पूरी तरह जांच करे वो। जैसे भारत की जो इकोनॉमी है उसका स्वास्थ्य स्तर क्या है, स्वास्थ्य स्तर मतलब समझ रहे हैं कि मतलब कि इकोनॉमी की क्या कंडीशन है, कहाँ पे जो है इकोनॉमी को जो है और निवेश करने की आवश्यकता है, कहाँ किस सेगमेंट में और जो है इसको आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। तो इसीलिए वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन समिति गठित की गई थी 2006 में और इसकी अध्यक्षता आरबीआई के डिप्टी गवर्नर और भारत के वित्त सचिव इन दोनों को करनी पड़ी, ठीक ना। तो उसी लिए ये समिति 2006 में गठित की गई थी और यह भारत की अर्थव्यवस्था की स्वास्थ्य की जांच कह सकते हैं या फिर कहें कि वित्तीय स्वास्थ्य की जांच करने के लिए ये समिति गठित की गई थी। तो इसके जो अध्यक्ष ये आरबीआई के जो पूर्व आरबीआई के डिप्टी गवर्नर तथा भारत के वित्त सचिव इसकी अध्यक्षता किए। तो ये 2 पॉइंट आपको इस स्लाइड में मिला। आते हैं नेक्स्ट, क्या कह रहा है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, एक आप नाम सुने होंगे एनबीएफसी, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, ठीक है ना, एनबीएफसी। तो ये क्या कह रहा है कि एनबीएफसी मतलब गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी रूप से पेश किया गया। ये डेट पूछ रहा है। खैर पहले तो ये जान लें कि एनबीएफसी क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी क्या होती है। तो एनबीएफसी जो होता है यह है कंपनी अधिनियम, कंपनी अधिनियम 1956 इसके तहत रजिस्टर्ड होती है, पंजीकृत होती है। पहला अगर क्वेश्चन पूछे
कि एनबीएफसी जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां होती हैं किसके तहत रजिस्टर्ड होती हैं, तो वह कंपनी अधिनियम 1956 के तहत रजिस्टर्ड होती हैं। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा, ये होती क्या है एनबीएफसी, तो सुनना जरा। एनबीएफसी यह आपको ऋण देंगी, ठीक है ना, जैसे शेयर हो गया, प्रतिभूतियां हो गया, डिबेंचर हो गया, बीमा हो गया, इसमें निवेश करने का काम करती हैं। ठीक, इसके अलावा ये आपको ध्यान में रखना है कि यह डिमांड ड्राफ्ट नहीं जारी करती हैं, डिमांड ड्राफ्ट नहीं जारी करती हैं, और चेक नहीं जारी करती हैं, चेक भी नहीं जारी करती हैं, और क्रेडिट कार्ड भी नहीं जारी करती हैं, क्रेडिट कार्ड ये सब नहीं जारी करती हैं। यह जमाएं स्वीकार करती हैं, ऋण देने का काम करती हैं, ठीक ना। इसके अलावा प्रतिभूतियां हो गया, डिबेंचर हो गया, शेयर हो गया, इनमें निवेश करने का काम करती हैं। तो ऐसी कंपनियां आपका गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां या एनबीएफसी कहलाती हैं। 1956 के अधिनियम के तहत कंपनी के उसमें रजिस्टर्ड होती हैं। तो इतना कुछ हमने इसके लिए जाना। तो सवाल है कि जो एनबीएफसी है, अगर इसमें कोई करप्शन हो रहा है तो शिकायत अगर करना है तो कहां की शिकायत करेंगे। लोकपाल की सुविधा नहीं थी, तो सरकार आरबीआई ने क्या किया कि आरबीआई का एक एक्ट है। जब मैं आरबीआई कई ऐसे वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं कि आरबीआई अधिनियम लाया गया था, आरबीआई अधिनियम या आरबीआई एक्ट 1934, और इसी की एक धारा है, धारा 45IA, ठीक ना। आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45IA है, उसी के तहत लोकपाल योजना की शुरुआत की गई, लोकपाल की व्यवस्था की गई, ताकि अगर कोई शिकायत दर्ज करानी हो तो यहां पर आकर वो शिकायत कोई भी व्यक्ति दर्ज करा सकता है एनबीएफसी के खिलाफ, ठीक ना। तो ये शुरुआत कब हुई, पेश कब किया प्रभावी, ये 23 फरवरी 2018 को, ये लोकपाल योजना, ठीक है ना। तो इतना कुछ हमने एनबीएफसी को लेकर बताया। अब आते हैं थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो इसमें आप एनबीएफसी को लेकर नोट कर सकते हैं जो भी नोट करना है। अब नेक्स्ट, नगद आरक्षित अनुपात CRR, ये क्या है, कैश रिजर्व रेशियो, इसको कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, ठीक है ना। नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सवाल है कि कैश रिजर्व रेशियो होता क्या है। कैश रिजर्व रेशियो एक ऐसा रेशियो होता है जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, वाणिज्यिक बैंक अपनी कुल जमाओं का, जैसे वाणिज्यिक बैंक वही जिसमें हमारे खाते होते हैं, ठीक ना, जहां पे हम ले जाकर जमा करते हैं, जिनसे उधार लेते हैं, ठीक ना, तो वही वाणिज्यिक बैंक। तो वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाएं जितनी भी होंगी उसका एक हिस्सा जब आरबीआई के पास ले जाकर रख दिया जाता है, उसी को कैश रिजर्व रेशियो या नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है, ठीक है ना। अब सुनना जरा, जैसे मैं अगर कहूं कि वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाएं 100 रुपया हैं, एक बात अगर हम करें कि 100 रुपया वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाएं हैं, ठीक ना। अब यहां पर एक निश्चित अनुपात में आरबीआई के पास कुछ पैसा वाणिज्यिक बैंक आरबीआई के पास जमा करते हैं, ठीक ना। तो इतने समय मान लीजिए कि 4.5% आरबीआई के पास जमा करना है, तो 4.5% मतलब कि 4.5 रुपया आरबीआई के पास जमा करना होगा। और यही इतने समय का रेट है कि मतलब कि अगर 100 रुपया बैंक जमाए हैं, उनकी कुल जो है जमाए हैं, तो उसमें से 4.5% रुपया आरबीआई के पास जमा करना होता है, ठीक ना, ताकि वित्तीय समस्याओं को अगर कोई समस्या क्रिएट हो तो उतने समय आरबीआई उनको वापस दे सके, फंडिंग कर सके, उभार सके उनको। तो ये आपका नगद आरक्षित अनुपात हुआ। तो सवाल ये है कि कह रहा है कि इसको कम कर दिया जाए। अब देखिए, नगद आरक्षित अनुपात आप समझ लिए हैं, अब इसको कम कर दिया जाए या अधिक कर दिया जाए तो अर्थव्यवस्था पर क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सुनना जरा। मैंने ये कहा कि CRR, ठीक ना, एक हिस्सा 100 रुपया है, 100 रुपया में अगर मैं कहूं कि 4.5 रुपया यह आरबीआई के पास जमा कर दिया जाता है एक निश्चित अनुपात के रूप में, लेकिन कह रहा है यहां पे कि इसको कम कर दिया जाए, मतलब कि जो 4.5 रुपया दिया जा रहा था आरबीआई को, अब मान लीजिए इसको कम करके 2 रुपया दे दिया जाए आरबीआई को। तो कुल मिलाजुलाकर जो बैंकों के पास पहले बैंकों के पास 95.5 रुपया हुआ करता था, अब यही जो है बैंकों के पास अब ज्यादा पैसा होगा, ठीक ना, 98 रुपया के पास होगा, 98 रुपया होगा। तो जायज है कि बैंकों के पास, वाणिज्यिक बैंकों के पास जब ज्यादा रुपया होगा तो यही तो ऋण देंगे ना व्यापारियों को,
यही तो दुकानदारों को ऋण देंगे, यही तो किसानों को ऋण देंगे। तो कुल मिला जुलाकर जो बाजार है, इस बाजार में तरलता की मात्रा अपने आप बढ़ जाएगी, और जब बाजार में तरलता की मात्रा बढ़ जाएगी तो मांग भी बढ़ जाएगी, और मांग जब बढ़ जाएगी तो कुल मिला जुलाकर उत्पादन भी तो बढ़ाना पड़ेगा, और तो उत्पादन बढ़ाने के लिए रोजगार चाहिए, रोजगार की भर्ती होगी, कुल मिला जुलाकर बेरोजगारी कम होगी, अर्थव्यवस्था बड़े तेजी से रफ्तार लेगी। ठीक ना? तो ये आपका हमने नगद आरक्षित अनुपात को लेकर बताया। कम कर दिया जाए तो क्या इंपैक्ट अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, तो देखना जरा। बैंकों के पास अधिक तरलता का लाभ होगा, तो ऑफ कोर्स बैंकों के पास अधिक तरलता हो रही है। पहले जो है कितनी थी, 97 पहले जो है 95.5 रुपया थी, अब जो है अगर कम कर दिया जाए, 2% कर दिया जाए तो 98 रुपया हो जाता है। ठीक ना? तो बैंकों के पास तरलता तो बढ़ जाएगी। फिर अर्थव्यवस्था में निवेश की वृद्धि होगी। क्यों नहीं निवेश की वृद्धि होगी? व्यापारियों के पास पैसे होंगे, दुकानदारों के पास पैसे होंगे, कृषकों के पास पैसे होंगे, तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में जो इन्वेस्टमेंट की एक मात्रा है वो बढ़ जाएगी। दूसरा पॉइंट तो समझ में आया। तीसरा क्या रहा है कि मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो सकती है। ऑफ कोर्स मुद्रा आपूर्ति में तो वृद्धि होगी, ठीक है ना? मुद्रा ही मुद्रा को जन्म दे देती है, तो मुद्रा की वृद्धि होगी। तो ए आपका जो है CRR हुआ, कैश रिजर्व रेशियो। आते हैं नेक्स्ट। भारतीय संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? अब इसको कौन सा सत्य है, इसको लेकर हमको डिस्कस करना है। कह रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा RBI के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। तो बिल्कुल RBI के गवर्नर की नियुक्ति जो है वह केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, भारत सरकार के द्वारा। फिर RBI भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर अपना अधिकार RBI अधिनियम से प्राप्त करता है। थोड़ा सा ये तो स्लाइड का एक क्वेश्चन है, लेकिन इसको थोड़ा सा और डिटेल से समझते हैं। ठीक है ना? कैसे? तो जो RBI है, एक तो RBI के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। RBI इसकी सिफारिश सबसे पहले हिल्टन यंग, इसको बढ़िया से लिखते हैं थोड़ा सा, हिल्टन यंग कमीशन ने की थी 1926 में। सबसे पहले हिल्टन यंग कमीशन गठित किया गया 1926 में, और इसने कहा कि भारत के लिए एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए। ठीक ना? तो सबसे पहले हिल्टन यंग कमीशन ने सिफारिश की थी 1926 में। फिर क्या हुआ कि 1934 में RBI एक्ट लाया गया, RBI एक्ट लाया गया 1934 में। फिर क्या हुआ, 1935 में भारत शासन अधिनियम लाया जाता है। आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में कि भारत शासन अधिनियम 1935 लाया जाता है, और इसी 1935 के तहत प्रावधान किया जाता है कि RBI का अब जो है स्थापना कर दी जानी चाहिए। ठीक ना? और इसमें भी तो प्रावधान किया गया था, जो RBI एक्ट लाया गया था 1934 में, इसमें भी प्रावधान किया गया था कि RBI की अब स्थापना की जाएगी। ये एक्ट लाया गया था, अधिनियम था, लेकिन बाद में भारत शासन अधिनियम 1935 लाया जाता है, और इसी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना कर दी जाती है। इतना समझ में आया? फिर 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। इतना समझ में आया? ठीक ना? फिर सवाल है कि RBI में एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। डिप्टी गवर्नर, अब यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो गवर्नर होता है, इसकी जो नियुक्ति होती है यह केंद्र सरकार करती है, केंद्र सरकार करती है। ठीक ना? वर्तमान में शक्तिकांत दास भारत के RBI के गवर्नर हैं, 25वें गवर्नर हैं, 4 डिप्टी गवर्नर हैं। ठीक ना? तो ये RBI के पूरा फंक्शन हुआ। RBI के प्रमुख कार्यों को अगर देखें, एक मैं बताऊं कि 1957 में एक न्यूनतम कोष प्रणाली का जो है गठन किया गया, प्रावधान किया गया था RBI के द्वारा, और कहा गया कि RBI के पास न्यूनतम कोष प्रणाली मतलब कि 200 करोड़ रुपया RBI के कोष में रहना चाहिए। ठीक ना? जिसमें 115 करोड़ रुपया इन्होंने माना कि सोने के रूप में रहना चाहिए, और 85 करोड़ रुपया इन्होंने माना कि नहीं, ये जो है 85 करोड़ रुपया विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में रहना चाहिए। ये न्यूनतम कोष प्रणाली को लेकर भी क्वेश्चन पूछा गया है। कार्य इसके हैं, जैसे मौद्रिक नीति का संचालन करना इसके कार्य हैं, बैंकों के बैंकर के रूप में काम करना इसका संचालन कार्य है, साख का नियंत्रण करना इसका प्रमुख कार्य है, सरकार को वित्तीय मामलों में जो है सलाह देना इसका प्रमुख कार्य है। तो ये सब इसके प्रमुख कार्य हैं। ठीक।
ठीक ना। खैर आगे और भी हम देखेंगे। तो कुल मिला जुलाकर आरबीआई के बारे में आपको इतना मिला कि आरबीआई का जो गवर्नर होता है उसकी जो नियुक्ति होती है वह केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। दूसरा, आरबीआई जो भी अपने आरबीआई का जो गवर्नर है वह जो भी राइट का प्रयोग करेगा, अधिकारों का प्रयोग करेगा, वह इस अधिनियम के तहत कंपनी आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत करेगा। आरबीआई अधिनियम 1934, ठीक ना। वही हमने बताया कि यहां से भी क्वेश्चन उठाया हुआ है और आरबीआई के जो है नियुक्ति से लेकर भी। तो ये आपका पूरा फुल डिटेल हुआ। आते हैं नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि आरबीआई में आरबीआई के निम्नलिखित गवर्नर का कार्यकाल क्या है। तो गवर्नर का कार्यकाल, तो गवर्नर के कार्यकाल में डॉक्टर सी रंगराजन, ये 1992 से 97, डॉक्टर आईजी पटेल, ये जो है 1977 से 1982, फिर डी सुब्रा राव, डॉक्टर डी सुब्रा राव, यह 2008 से 2013, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये 1982 से 1985 के बीच। ये आपका आरबीआई का कार्यकाल, उनके गवर्नरों का कार्यकाल रहा, ठीक ना। तो स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई के गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे, ठीक ना। तो कमेंट करके बताइएगा कि भारत के आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? आरबीआई के जायज क्योंकि अंग्रेज ही होगा, ठीक ना। वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं, आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। तो इतना कुछ हमने इसमें डिटेल किया। फिर मुद्रास्फीति की दर गिरने का निहितार्थ क्या है? मुद्रास्फीति का दर गिरने का निहितार्थ क्या है? सुनना जरा। कीमतें पहले की तुलना में अधिक धीमी गति से बढ़ रही हैं। इसको कैसे हम करें? तो जैसे कह रहा है कि मुद्रास्फीति की दर गिरने का निहितार्थ क्या है। अगर हम मान लें कि पिछले वर्ष जो थी मुद्रास्फीति की दर 10% थी, ठीक ना। अब फिर वर्तमान में ये 2% के हिसाब से बढ़ रही है। इतने समय जो इन्फ्लेशन का रेट है, इन्फ्लेशन का रेट वह 2% है और पिछले वर्ष 10% था इन्फ्लेशन का रेट, ठीक ना। तो मुद्रास्फीति की दर गिरने का नहीं, 10% to 2%। कीमतें पहले की तुलना में अधिक धीमी गति से बढ़ रही हैं, पहले की तुलना में अधिक धीमी गति से बढ़ रही हैं। यहां पे 10% था, यहां पे 2%, ठीक ना। तो ये आपका क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। आते हैं नेक्स्ट। कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया गया है। कोर मुद्रास्फीति, ये क्या होता है? कोर मुद्रास्फीति सुनना जरा। कोर मुद्रास्फीति एक्चुअली दो प्रकार की होती है, एक अस्थायी कोर मुद्रास्फीति होती है, एक अस्थायी होती है, ठीक ना। सुनना जरा। एक अस्थायी मुद्रास्फीति होती है, एक अस्थायी। एक कोर में बता रहा हूं, ठीक ना। एक कोर मुद्रास्फीति होती है और एक जो होता है हेडलाइन मुद्रास्फीति होती है। दोनों को लेकर बताता हूं, दोनों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कैसे? जो अस्थायी कोर मुद्रास्फीति होती है, जैसे कि किसी क्षेत्र में अगर यहां पर जनसंख्या की वृद्धि हो जाए, यहां पर नगरीकरण हो जाए, यहां पर औद्योगिकरण हो जाए, यहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट हो जाए, यहां पर आर्थिक समृद्धि का स्तर बेहतर हो जाए, तो जायज है कि इनके पास सारे चीजें, ठीक ना, इनके पास पैसे होंगे, तो यहां पे मांग का जो स्तर है, डिमांड का जो स्तर है, मांग, ठीक ना, मांग, ये मांग अपने आप बढ़ जाएगी। तो मांग जो बढ़ेगी यह अस्थायी रूप से, ऐसा नहीं कि 1 महीना 2 महीने के लिए मांग बढ़ी, नहीं भैया, 1 महीना 2 महीने के लिए नहीं, यहां हमेशा के लिए मांग बढ़ेगी। अस्थायी मुद्रास्फीति, ठीक ना। अस्थायी मुद्रास्फीति क्या होती है? जैसे मान लीजिए कि इसी क्षेत्र में कोई ऐसा क्षेत्र है, यहां पर उत्पादन हो रहा है गेहूं का, ठीक ना, और यहां पर प्राकृतिक आपदा आ गई, सूखा, बाढ़, जो भी कहें, ठीक ना, यहां पे आ गया। अब क्या हुआ कि जो उत्पादन 100 किलो होना चाहिए वो उत्पादन अब हो रहा है 10 किलो। तो उत्पादन गिरने के स्तर में भी कीमतों में वृद्धि होती है, ठीक ना, उसमें भी इन्फ्लेशन आता है, कीमतें बढ़ती हैं, तो इसको अस्थायी मुद्रास्फीति कहते हैं। ये आपका हुआ। लेकिन कोर मुद्रास्फीति और हेडलाइन मुद्रास्फीति को समझना कि जैसे गैर खाद्य विनिर्मित वस्तुएं होती हैं, विनिर्मित वस्तुएं, गैर खाद्य विनिर्मित जो वस्तुएं होती हैं, यह वस्तुएं आपका कहां पे शामिल की जाएंगी? कोर मुद्रास्फीति में शामिल की जाएंगी, गैर खाद्य विनिर्मित वस्तुएं, ठीक ना। इसमें जो है, इसमें आपका खाद्य एवं ईंधन, ठीक ना, खाद्य एवं ईंधन, इनको शामिल नहीं किया जाता है, इनको दोनों को शामिल किया जाता है हेडलाइन मुद्रास्फीति में। हेडलाइन
मुद्रास्फीति में, इसमें शामिल किया जाता है। तो इतना आपको जानना है कि जो खाद्य और ईंधन की वस्तुएं होती हैं, ठीक ना, उसको दोनों को यह जो है कोर मुद्रास्फीति में नहीं शामिल करते हैं, बल्कि इसको हेडलाइन मुद्रास्फीति में शामिल करते हैं। और जो गैर खाद्य विनिर्मित वस्तुएं होती हैं उसको हम कोर मुद्रास्फीति में शामिल करते हैं। इसी को लेकर क्वेश्चन पूछा गया, क्या कि खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से है, इसका कोर मुद्रास्फीति का परिभाषित करता है, ठीक है ना। तो यहां से क्वेश्चन है उत्पाद कीमत सूचकांक। ये उत्पाद कीमत सूचकांक क्या है? तो उत्पाद जो कीमत सूचकांक है उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के औसत परिवर्तन से है। उत्पाद देखने में ही लग रहा है, ठीक ना। तो ये आपका स्लाइड में इतना कुछ हुआ। 14 बैंकों के, ये कह रहा है कि 14 बैंकों एसबीआई और आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तथा एलआईसी के राष्ट्रीयकरण का क्या कार्यकाल है? कालक्रम बताना है। 14 बैंकों का क्या है कि जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था ये 1969 में हुआ था, इसको आप तो पता होगा। ये प्रथम जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण कहलाया। द्वितीय बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण होता है 6 बैंकों का, वो 1980 में होता है, 1980 में, ठीक ना। 1980 में फिर होता है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो पहले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में होता है, फिर जो है द्वितीय राष्ट्रीयकरण बैंकों का वह 1980 में 6 बैंकों का होता है, लेकिन उसमें द्वितीय नहीं दिया है। तो पहला ये 14 बैंकों का पूछ रहा है 1969, फिर एसबीआई का राष्ट्रीयकरण पूछ रहा है। तो एसबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है 1955 में हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण अभी हमने बताया कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है, लेकिन इसका जो राष्ट्रीयकरण होता है यह 1 जनवरी 1949 को होता है। ये आरबीआई का रजिस्ट्रेशन है, राष्ट्रीयकरण हुआ। एलआईसी, जो एलआईसी है ये आपका ये 1956 में, ठीक ना। तो आप आराम से कर सकते हैं। आरबीआई का दिया है 1 जनवरी 1949 कर लीजिए इसको, एसबीआई 1955 और एलआईसी जो है 1956, और 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है यह 1969, ठीक ना। तो इतना। द्वितीय राष्ट्रीयकरण पूछे अगर बैंकों का तो 6 बैंकों का 1980 में, उसको भी आप जोड़ सकते हैं। भारतीय रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता या पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया 1994 में बनाया गया। सुनना जरा, ये क्या है? जैसे हमको विदेशों में जाना है शिक्षा ग्रहण करने के लिए, इसका सीधा सा अभिप्राय है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार आसानी से हम जो है शिक्षा प्राप्त कर सकें, ठीक ना, चिकित्सा या यात्रा कर सकें, ये जो है हमको सुविधा देता है, ठीक ना। कुल मिला जुलाकर अगर हम शिक्षा पे व्यय करना चाह रहे हैं, हम जो है यात्रा पर व्यय करना चाह रहे हैं, चिकित्सा पर व्यय करना चाह रहे हैं, तो इसमें हमको हेल्प मिलता है। एक पूंजी खाता परिवर्तनीयता होती है, पूर्ण परिवर्तनीयता। जैसे जब हम एक व्यापारी के रूप में भारत से जा रहे हैं अमेरिका व्यापार करने के लिए, तो हमको कहना है कि भैया हमको विदेशी मुद्रा चाहिए। उस विदेशी मुद्रा की स्थिति में भारत सरकार क्या करेगी? हमको जो है डॉलर के रूप में वो पूंजी की परिवर्तनीयता करेगी, ताकि जाकर हम आसानी से वहां पे व्यापार कर सकें। तो ये आपका चालू खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता और पूंजी खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता 2 शब्द आते हैं, ठीक ना। तारापोर समिति गठित की गई थी इसी जो है पूंजी खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता के लिए ही, उसको भी लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपका 1994। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक की गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं, इसको तो आप जानते ही होंगे, इनको 25वें हैं, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापित किया गया था गांधीनगर में एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापित किया गया था, इसको आपको जानना चाहिए। भारत का औद्योगिक वित्त निगम कार्य करता है एक विकास बैंक के रूप में। सुनना जरा, 1948 में AIF भारत का औद्योगिक वित्त निगम 1948 में गठित किया गया, 1948 में इसका प्रावधान किया गया था। लेकिन मैं आपसे बताऊं कि इसको सार्वजनिक कंपनी के रूप में चेंज कर दिया गया 1 जुलाई 1993 को, इसको एक कंपनी के रूप में चेंज कर दिया गया। इसको लेकर भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का औद्योगिक वित्त निगम कब स्थापित हुआ? 1948। फिर इसको सार्वजनिक कंपनी के रूप में कब चेंज किया गया? 1 जुलाई 1993 को, ठीक ना। एक काम क्या करता है? तो काम एक प्रकार का विकास बैंक ही है, डेवलपमेंट बैंक है। एक काम क्या करता है कि जैसे दीर्घकालिक या मध्यम प्रकार के जो ऋण होते हैं उसको उपलब्ध करवाता है
कंपनियों को, ठीक ना, उनको वित्त पोषित करने का काम करता है ताकि वो राइज कर सकें, ठीक ना। तो उसी के लिए ये इस्टेब्लिश किया गया था। तो दो डेट याद रखना है इसकी स्थापना को लेकर, एक तो स्थापना 1948 में, दूसरा इसको जो है एक कंपनी के रूप में चेंज कर दिया गया 1 जुलाई 1993 को, तीसरा एक विकास बैंक के रूप में काम करता है, चौथा यह मध्यम और दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध करवाता है जो लघु स्तर के उद्योग होते हैं या उद्योगों को, ठीक ना। नेक्स्ट सुमेलित करना है, ये सुमेलित आपको करना, देखिए वही आ गया, सुमेलित करना है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम आईएफसीआई, तो कब इसको स्थापित किया गया 1948 में। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसको जो है कंपनी के रूप में कब चेंज किया गया तो 1 जुलाई 1993 को इसको कंपनी के रूप में चेंज किया गया, ठीक ना, सार्वजनिक कंपनी के रूप में, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम आईसीआईसीआई 1955, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सब है, सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए ये स्टैटिक पॉइंट है, तो आपको मैं बताऊं कि इकोनॉमी में दो सेगमेंट होते हैं, एक स्टैटिक पॉइंट होता है, एक डायनामिक पॉइंट होता है। तो स्टैटिक से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे ये सब स्टैटिक पॉइंट है, ठीक ना, और डायनामिक से भी क्वेश्चन देख रहे हैं कि आप पूछे जा रहे हैं। फिर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई, इसकी स्थापना जो है वह 1964 में की गई थी, इसको लेकर भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर भारतीय आयात निर्यात बैंक ये 1982 में। फिर औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बैंक 1987 में। ये सब डेट आपको याद ही रखना पड़ेगा। भारतीय लघु उद्योग विकास निगम 1990 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक ना। जो लघु उद्योग होते हैं ये सिडबी इसको कहते हैं, सिडबी। तो जो लघु उद्योग होते हैं उन्हीं लघु उद्योगों को ऋण उपलब्ध करवाने के लिए, वित्त पोषित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और सबसे अच्छी बात है कि इसका जो मुख्यालय है इसको लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये लखनऊ में इसका मुख्यालय है। इतना कुछ हुआ इसमें। कंपनी अंश शेयर पर मर्यादित होने का अर्थ है, क्या अर्थ है, धारकों का उत्तरदायित्व सीमित होना, ठीक ना। इसको आप देख सकते हैं। भारत सरकार के द्वारा शेयर का पूंजी विनिवेश के लिए रंगराजन समिति की नियुक्ति की गई थी। तो जो पूंजी शेयर है उसके विनिवेश के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी, ये रंगराजन की 1993 में, ठीक ना भैया। इतना कुछ आपने इसमें जाना। फिर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक, इसी को नाबार्ड कहते हैं। नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ये देखिए पंचवर्षीय योजना से लेकर क्वेश्चन पूछ लिया है, लेकिन कभी कभी ये पूछता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, स्थापना, ठीक ना, या फिर यह किस समिति की, ये पूछता है कि किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, इसको लेकर भी क्वेश्चन पूछता है। या फिर इसकी प्रारंभिक जो पूंजी थी ये कितनी थी, इसको भी लेकर पूछता है। इसका उद्देश्य क्या है, कार्य क्या है, इसको लेकर भी क्वेश्चन पूछता है। तो कई डायमेंशन से क्वेश्चन, खैर यहां पर एक ही डायमेंशन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अगर मैं कहूं कि भाई इसकी स्थापना कब की गई थी, सुनना जरा, नाबार्ड है, नाबार्ड, तो इसकी स्थापना यह 12 जुलाई 1982 को की गई थी ये स्थापना। लेकिन किसकी सिफारिश पर की गई थी, सिफारिश पूछता है, तो यह जो है शिव रमन इनकी सिफारिश पर की गई थी। शिव रमन ने 1979 में ही, सुनना जरा, 1979 में शिव रमन समिति गठित की गई और शिव रमन समिति ने कहा कि ग्रामीण और कृषि विकास के लिए एक बैंक होना चाहिए, ठीक ना। तो इन्हीं समिति की सिफारिशों के आधार पर क्या किया गया कि राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास अधिनियम पारित किया गया 1981। ध्यान से सुनिएगा एकदम, अभी स्थापना नहीं की गई है। शिव रमन समिति स्थापित की गई थी 1979, फिर इसी समिति की सिफारिश के आधार पर ही 1981 में क्या किया गया, एक जो है अधिनियम लाया गया, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981। और इसी 1981 के तहत फिर बाद में इसकी स्थापना की जाती है 12 जुलाई 1982 को, ठीक ना। अब ये पूछ रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो सवाल है कि उतनी समय पंचवर्षीय योजना भी लॉन्च हो रही थी, ठीक ना।
तो लॉन्च हो रही तो पंचवर्षीय जो योजना थी, छठी पंचवर्षीय योजना, इसका जो कार्यकाल है यह 1980 से 1985 के बीच है। तो इसी के बीच ये लॉन्च की गई थी। जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी वो तो आपका 1974 से 1978 तक चली, बाद में 2 वर्ष का जो है अनवरत योजना लाई गई थी, ठीक है ना। तो ये आपका छठी पंचवर्षीय योजना। काम क्या है इसका? तो काम कृषि और ग्रामीण विकास के लिए इसका प्रमुख कार्य होता है। और इसका जो कोष था, प्रारंभिक जो कोष, इसकी पूंजी जो थी, प्रारंभिक पूंजी वो 100 करोड़ रुपया थी, 100 करोड़ रुपया। लेकिन भारत सरकार और आरबीआई मिलके इसको कितना तक बढ़ा सकते थे? 5,000 करोड़ रुपया तक बढ़ा सकते थे, ठीक ना, 5,000 करोड़। लेकिन 2017 में ये जो अधिनियम है, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981, इसी के तहत 100 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया था और कहा गया था कि ठीक है, आरबीआई और सरकार मिलके इसको 5,000 करोड़ रुपया कर सकती है। लेकिन 2017 में इसमें संशोधन किया गया और कहा गया कि नहीं, 5,000 से अगर बढ़ाना चाहे तो 30,000 करोड़ रुपया तक इसको बढ़ा सकती है, ठीक है ना। ग्रामीण विकास और एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करना भी तो ज्यादा पैसे चाहिए, ठीक है ना। तो उस स्थिति में जायज है कि इसकी पूंजी का लेवल तो बढ़ाना ही पड़ेगा। इतना कुछ हुआ आपका इस क्वेश्चन में। और क्या हो सकता है? बस हाँ, इसका मुख्यालय मुंबई में है, मुख्यालय जो है यह मुंबई में है। तो इतना हमने नाबार्ड के विषय में जाना। फिर देखिए, यही कह रहा है कि नाबार्ड इसकी स्थापना को लेकर नीचे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 12 जुलाई 1982। फिर देखिए, इसका मुख्यालय लेकर पूछ रहा है तो मुंबई में। तो नाबार्ड को ही लेकर हमने पूरा डिस्कस कर दिया पहले ही, तो जो क्वेश्चन होंगे आसानी से हो जाएंगे। देखिए, जरूरी नहीं कि उत्तेजना के साथ पढ़ाना। मैं फील करता हूं कि आप लोग सिविल के हैं, ठीक ना, ज़्यादा से ज़्यादा सिविल के बच्चे हैं, और सिविल के बच्चे नहीं भी हैं तो सिविल हैं वो सभ्य, ठीक ना। तो वो समझ सकते होंगे कि टीचिंग एक आर्ट है। टीचिंग बहुत ज़्यादा नॉलेज की चीज़ नहीं है, जो समझा ले जाए वही तो टीचिंग है। टीचिंग का मतलब एक गुणवत्ता होती है, नॉलेज होता है, एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन जो समझाना है, जो कलात्मक चीज़ें होती हैं, वो टीचिंग की गुणवत्ता को प्रभावित बतलाती हैं, ठीक ना। तो कुल मिला जुलाकर मेरा कहना यही है कि आराम से पढ़ते हैं, चीज़ों को, कंटेंट को बेहतर तरीके से देखते हैं। फिर कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं के सभी प्रकार की शाखा या शाख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था एक नाबार्ड, अभी हमने बताया। तो भाई एक चीज है कि कृषि और ग्रामीण विकास जहां भी आ जाए तो नाबार्ड देखिए 2-3 लोगों को ऋण देता है। कैसे? एक आप सुने होंगे, सहकारी बैंक सुने होंगे, सहकारी बैंक इनको ऋण देता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो होती हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इनको ऋण देता है, ठीक है ना। भूमि विकास बैंक, नाम सुना है? भूमि विकास बैंक, भूमि विकास बैंक इनको भी ऋण देता है। तो नाबार्ड इन लोगों को ऋण देता है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम से आच्छादित है उपभोग साख और निवेश साख, ये दोनों चीजें। किसान क्रेडिट कार्ड 1998-99 में ये लागू की गई थी, इसको भी देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्या है? सिडबी, ये लघु स्तर के उद्योगों को जो वित्त पोषित करने का काम करता है। 2 अप्रैल 1990 को बनाया गया, लखनऊ इसका मुख्यालय है, तो इसको लेकर क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक ना। सिडबी की स्थापना की गई लघु स्तर के जो है या लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए, ठीक ना। कब की जाती है स्थापना इसकी? तो इसकी स्थापना जो है यह 2 अप्रैल 1990 को की जाती है। ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। इससे संबंधित और क्या हो सकता है? इसका मुख्यालय कहां है? मुख्यालय तो ये लखनऊ में है, लखनऊ में, ये आपका क्वेश्चन। और फिर ये जानते रहिए कि लघु स्तरीय के जो उद्योग हैं उनको वित्त पोषित करने का काम करती है। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1975 में। तो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए ये क्षेत्रीय जो आपका ये बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है ना, इसकी स्थापना 1975 में की गई थी, ठीक। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा हो गया तब 1 जून 1964 को। दशमलव प्रणाली, भारत में दशमलव प्रणाली की शुरुआत 1957 में शुरू हुई। 1957 में चवन्नी का नाम सुना होगा, अठन्नी का नाम सुना होगा, ठीक ना। 4 आना, 8 आना, पहले हम लोग ना गांव में जाते थे, गांव के स्कूल में, तो 4 आना लेकर जाते थे, ससुरा 4 टॉफी मिलती थी,
ठीक है ना। तो सुनना जरा, एक चौका था, ये दाशमिक है। चौका, पहले चौका प्रणाली हुआ करती थी, जो 4 का गुणज हुआ करती थी, 4 का गुणज, 4 8 आना, 4 आना, 8 आना, 16 आना जो होता था 1 रुपया के बराबर होता था, ठीक है ना। तो ये चौका प्रणाली हुआ करती थी, 4 का गुणज। लेकिन अब जो है दाशमिक प्रणाली अपना ली गई, यह जो है 10 का गुणज हो गई, 10 का गुणज हो गई। तो 1957 में अपनाई गई। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है आपका। नेक्स्ट, फिर शेयर स्टॉक एक्सचेंज से आ गया है क्वेश्चन कि किस देश का स्टॉक एक्सचेंज कौन सा होता है। यहां से लेकर आपको थोड़ा सा एक बार आप लिस्ट बना लेंगे तो आसानी से आपका तैयार हो जाएगा। डो जोन्स कहां का है? न्यूयॉर्क का है, ठीक है ना। या फिर इसको तो यूएसए भी दे सकता था, यूएसए भी दे सकता है। हैंग सेंग, हैंग सेंग ये हांगकांग का है, नाम से ही प्रतीत हो रहा है, ठीक है ना। फिर FTSE 100 ये लंदन का है, ठीक भैया। इतना सुमेलित करना है, ये भी वही चीजें हैं, स्टॉक एक्सचेंज से ही है। तो जापान का निक्की है, फिर सिंगापुर का STI है, फिर यूके का FTSE है, यूएसए का नास्डॉक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर आते हैं, भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है? शेयर बाजार ये सेबी की बात कर रहा है, ठीक ना। तो सेबी का जो मुख्यालय है यह मुंबई में है। सेबी एक प्रकार की ऐसी संस्था है जो शेयर मार्केट में प्रतिभूतियों को, शेयर बाजारों को, ठीक ना, उनको रेगुलेट करने का काम करती है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। संवेदी सूचकांक सेंसस में बढ़ाव चढ़ाव का अर्थ क्या है? तो बंबई स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना होगा, एशिया का सबसे पुराना जो है स्टॉक एक्सचेंज। तो बंबई स्टॉक एक्सचेंज में कई कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं, पंजीकृत होती हैं। तो उन कंपनियों के जो शेयर होते हैं, जब उनमें उतार चढ़ाव होने लगे, बुल और बियर की स्थिति आ जाए, उतार चढ़ाव, ठीक ना। चढ़ाव जो होता है वो बुल होता है, तेजड़िया जिसे कहा जाता है, और बियर जो होता है वो मंदड़िया, मतलब कि नीचे जब डाउन होने लगे शेयर। तो कुल मिला जुलाकर जब बंबई के शेयर बाजार में जो पंजीकृत कंपनियां होती हैं और इन्हीं के शेयरों के मूल्य में समग्र चढ़ाव, ठीक ना, जो चढ़ाव होता है, इसी को जो है संवेदी सूचकांक में चढ़ाव का यही तात्पर्य है। उतार का भी यही तात्पर्य होगा कि यहीं उतार कर देगा, यहीं पर उतार कर देगा चढ़ाव की जगह, ठीक है ना। तो ये इतना आपका हुआ। BSE सेंसेक्स शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का एक सूचकांक है। देखिए नीचे दिया गया उतार चढ़ाव। सूचकांक में जितनी कंपनियों को शामिल किया जाता है, कितनी कंपनियां? 30 कंपनियां। ये 30 कंपनियां लेकर क्वेश्चन पूछा गया है PCS में, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? BSE में ग्रीनएक्स, ये देखिए कंपनियां जो हैं जो आपका ग्रीन हाउस गैसों को रेगुलेट करती हैं, कुल मिला जुलाकर पर्यावरण के अनुकूल होती हैं, ठीक ना। तो ऐसी कंपनियां जो पर्यावरण के अनुकूल हों, वो जो है आपका BSE में कंपनियां सम्मिलित होती हैं। ऐसी टोटल 25 कंपनियां हैं, टोटल 25 कंपनियां। इसको लेकर भी क्वेश्चन पूछा गया PCS में। भारत के प्रमुख शेयर बाजारों में सर्वाधिक कारोबार करने वाला बाजार है राष्ट्रीय शेयर बाजार, नेशनल शेयर मार्केट, राष्ट्रीय शेयर बाजार। दलाल स्ट्रीट स्थित है मुंबई में। पूरा शेयर बाजार, पूरा जो है सेबी, ये मुंबई में ही स्थित है, ठीक ना। फिर बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है? कीमतें। कीमत एक ऐसी चीज है जो सारी जहां जो है बनी हुई है। कीमत के लिए आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, हम भी यहां पढ़ा रहे हैं, सारी इकोनॉमिक कीमत पर ही टिकी हुई है, ठीक है ना। कि कीमत क्या है? देखिए अनुच्छेद 23 के विपरीत है कीमत, ठीक है ना। मानव का व्यापार दुर्व्यापार, कोई कीमत नहीं होगी, ठीक है ना। तो कीमत, लेकिन कीमत हर एक चीज की अपनी एक कीमत होती है, ठीक। भारत के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य है कीमत, बाजार के अस्तित्व के लिए कीमत। बाजार के अस्तित्व के लिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को दर्शा रहा है वो। जब जो है एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो पूंजीवादी हो, जो मांग और पूर्ति पर चले, जो बाजार प्रणालियों पर चले, जो केवल लाभ पर चले, कीमतों पर चले, पूंजीवादी, ठीक ना। समाजवादी वहीं पर जो है वो दूसरा हो कुछ होता है, संसाधनों पर जो है राज्य का नियंत्रण होता है। तो कुल मिला जुलाकर भारत में सेबी द्वारा विनियमित होता है जिंस फ्यूचर बाजार, जिंस फ्यूचर बाजार। कथन और कारण से लेकर क्वेश्चन है। सभी व्यापारी मूल्य बढ़ोतरी से लाभ कमाते हैं, सभी व्यापारी। बात तो सही है कि मूल्य बढ़ोतरी होगी तो लाभ कमाएंगे, इन्फ्लेशन का लाभ इनको मिलेगा, ठीक है ना।
फिर कह रहा है कि मूल्य बढ़ोतरी के कारण ग्राहक को अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ती है। बात तो सही है, ठीक है ना। ग्राहक को अपनी आवश्यकताओं में नो डाउट कटौती करनी पड़ेगी अगर वस्तुओं के दाम, सेवाओं के दाम बढ़ जाए। तो क्या इसके कारण ए फुलफिल हो रहा है? नहीं, दोनों कथन सही है, लेकिन कारण कथन का स्पष्ट व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक ना। तो ए और दोनों सही है, ए सही व्याख्या नहीं कर रहा है आर की, ठीक है ना। इतना कुछ हुआ। मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं और मुद्रा का मूल्य गिरता है। जैसे मुद्रास्फीति का मतलब कि सीधा सा यही अर्थ होता है कि जो वस्तुएं और सेवाएं हैं उनकी कीमतें बढ़ जाएं, कीमत बढ़ जाए, ठीक है ना। और जैसे ही कीमत बढ़ जाएगी, देखेंगे आप श्रीलंका की स्थिति देखे होंगे अभी हाल ही में, श्रीलंका की इकोनॉमी जो है कोलैप्स कर गई थी। इतने समय अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की भी इकोनॉमी वैसी ही कुछ कंडीशन में आ गई है। तो वहां पर ये स्थिति की आलू 250 रुपये किलो, ठीक है ना। वस्तुओं के मूल्य बढ़ रहे हैं, तो जायज है कि जो मुद्रा है उस मुद्रा की वैल्यू अपने आप डाउन हो जाएगी। डॉलर के मुकाबले आज जो है आज एक डॉलर के मुकाबले जो रुपया है वो लगभग 70 रुपया 75 रुपया के आसपास है, ठीक ना। इसको नया डाटा आप देख लीजिएगा, 72 रुपया के करीब आसपास है। तो अगर यही मुद्रा का मूल्य बढ़ जाए, वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाए और मुद्रा का मूल्य जो है, मुद्रा का मूल्य गिर जाए, कुल मिला जुलाकर अगर मार्केट में ढेरों सारे रुपए आ जाते हैं तो वस्तुओं की जो कीमतें होती हैं वो अपने आप बढ़ जाती हैं और मुद्रा की जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है, ठीक ना भैया। तो इतना। द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो ब्याज दर में वृद्धि हो जाएगी। साहूकार, ऋणी, बचत खाता अकाउंटर रखने वाले और राजकीय पेंशनर में से मुद्रास्फीति के से सर्वाधिक लाभ किसको होगा? ऋणी को होगा, जो ऋण लिया जाएगा। जैसे कुल मिला जुलाकर हमने क्या किया कि ऋण 2019 में 10,000 रुपया ऋण लिया, ठीक ना। अब हमको 2023 में देना है, तो मुद्रास्फीति मान लीजिए कि इतने समय 25% हाई हो गई है या 20% हाई हो गई है मुद्रास्फीति, तो हमको तो अभी 20% देना है, हमको तो अभी जो है 10,000 रुपये देना है। इन्फ्लेशन चाहे जितना हो, तो मैं तो ऋणी हूं, उतना ही दूंगा जितना आपसे लिया हुआ हूं, ठीक ना। तो फिलिप्स वक्र ये व्यक्त करता है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को। सुनना जरा, फिलिप्स जो थे ये इकोनॉमिस्ट थे, इनका कहना था कि अगर मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन बढ़ा दिया जाए तो जो बेरोजगारी का स्तर है वो डाउन हो जाएगा। कैसे? इन्होंने ऐसे कहा, अगर इसको हम मुद्रास्फीति मान लें, मुद्रास्फीति की दर मान लें, ठीक ना, और इसको हम बेरोजगारी मान लें, ठीक। तो इन्होंने ऐसे कहा कि अगर मुद्रास्फीति ज़्यादा है, अगर मुद्रास्फीति यहाँ पे है तो बेरोजगारी कम होगी, इतना होगी। फिर इन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति थोड़ा सा कम हो जाए, यहाँ पे आ जाए, ठीक है ना, फिर बेरोजगारी का स्तर अपने आप बढ़ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। फिर मुद्रास्फीति की दर और कम हो जाए तो बेरोजगारी का स्तर और बढ़ जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक ना। तो वही इन्होंने कहा कि जैसे जैसे मुद्रास्फीति का मान बढ़ता है, जैसे जैसे मुद्रास्फीति का मान बढ़ता है वैसे वैसे बेरोजगारी कम होती है, ठीक है ना। तो ये आपका मुद्रास्फीति की दर बढ़ेगी कैसे? सरकार, ये आरबीआई हो गई और सरकार हो गई, तो ये दोनों लोग मिलके क्या करते हैं कि मार्केट में, बाजार में तरलता जो है उत्पन्न करते हैं, तरलता को बढ़ाते हैं। और जब तरलता बढ़ जाएगी तो क्या होगी? मांग बढ़ जाएगी, मांग अपने आप बढ़ जाएगी। और जब मांग बढ़ जाएगी, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी लोगों की, तो ऐसे में क्या होगा? कुल मिला जुलाकर एक तो कीमतें तो बढ़ रही हैं ना, कीमतों का बढ़ना ही मुद्रास्फीति है, वहां से रिलेट हो गया। तो कीमतें तो बढ़ रही हैं, मांग बढ़ गई, उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा। और उत्पादन बढ़ाने के लिए रोजगार भी तो बढ़ाना पड़ेगा, रोजगार बढ़ाना पड़ेगा। रोजगार तो बेरोजगारी कम होगी कि ज्यादा होगी? बेरोजगारी ऑफकोर्स कम होगी, मतलब कीमतें बढ़ रही हैं, बेरोजगारी कम हो रही है। तो यही तो फिलिप्स वक्र ने कहा, इसी का यही तात्पर्य है कि मुद्रास्फीति जब बढ़ती है तो बेरोजगारी कम होती है, ठीक ना। आई होप समझ में आया होगा। अस्फीति क्या है? तो अस्फीति जो होती है यह माल तथा वस्तुओं के सामान्य कीमत में जब सतत गिरावट आने लगती है तो उसी को अस्फीति कहा जाता है। फिर एक क्या है
कि भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? उपभोक्ता कीमत सूचकांक। इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा, उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ठीक है ना। तो इसी के आधार पर जो है भत्ते का निर्धारण किया जाता है। भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में सम्मिलित की जाती है। तो देखिए आरबीआई ये काम करती है, जो विदेशी मुद्रा होती है वह आरबीआई करती है। काफी ठीक ठाक इतने समय भारत के पास विदेशी मुद्रा है, ठीक ना। चौथा शायद देश है भारत, चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड के बाद भारत चौथा देश है जिसके पास जो विदेशी मुद्रा है वो सबसे ज्यादा है। तो विदेशी मुद्रा को आरक्षित करने का काम आरबीआई करती है। क्या कह रहा है कि विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति आरबीआई द्वारा, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा धारित स्वर्ण तथा विशेष आहरण अधिकार एसडीआर इसके रूप में ये आरक्षित करती है, ठीक ना। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन है? तो स्टेट बैंक, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1955 में ये रजिस्टर्ड हुआ। सबसे ज्यादा इसकी जो है शाखाएं हैं, ये भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है कि भारतीय व्यावसायिक बैंक जिसने सबसे पहले चलती फिरती एटीएम सेवा शुरू की, ये आईसीआईसीआई बैंक है, इसको याद रखना है। भारतीय बैंक जिसने चीन में अपनी पहली सेवा, पहली शाखा सबसे पहले खोली, वो एसबीआई है। एक क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में। निजी भारतीय बैंक में से जिसने चीन में सर्वाधिक अपनी शाखाएं खोली वो एक्सिस है, एक्सिस बैंक। देखिए सुनना जरा, कहने का अर्थ है कि चीन में अगर पूछे कि सबसे पहले अपनी शाखा किसने खोली, एसबीआई है। किसने सर्वाधिक शाखा खोली? एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक, ठीक है ना। नेक्स्ट, दीर्घकालिक औद्योगिक वित्तीय में संलग्न है कौन? आईसीआईसीआई और आपका आईडीबीआई और आपका आईएफसीआई, ये तीनों हैं, ठीक ना। तीनों को आपको याद रखना है। फिर जैसे आईसीआईसीआई एक कब 1955, ठीक है ना। आईएफसीआई ये 1948 में ही हो गया था। आईडीबीआई ये 1964 में, इसकी स्थापना को लेकर मैं बताया, ठीक ना। वह बैंक जो मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करते हैं, सिडबी, सिडबी ये 1990 में इसकी स्थापना हुई। 1990 में 2 अप्रैल। लघु बैंकों, जो लघु उद्योग होते हैं उन्हीं को ऋण देने का काम करता है और मुख्यालय इसका लखनऊ में है। फिर बुल, ये देखिए शेयर मार्केट से शब्द आ गया, बुल और बियर, बुल, ठीक है ना। इसे हम तेजड़िया कह सकते हैं, तेजड़िया। और बियर जो होता है इसको हम मंदड़िया कह सकते हैं, मंदड़िया। तो जो बुल होता है, तेजड़िया, जब शेयर मार्केट में जो कंपनियां होती हैं, कंपनियों के शेयर मार्केट जो शेयर होते हैं वो तेजी से हाई होने लगते हैं, तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। जो उनका संवेदी सूचकांक होता है हाई होने लगता है, शेयर मार्कों की जो कीमत होती है वो बढ़ने लगती है, उसी को तो बुल कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? तेजड़िया। मंदड़िया क्या होती है? जब शेयर मार्केट के दाम गिरने लगते हैं, ठीक ना, उसी को क्या कहते हैं? मंदड़िया या बियर कहते हैं। ये आपका शेयर मार्केट, शेयर बाजार से संबंधित शेयर बाजार। नेक्स्ट, तो वित्तीय निवेशों के विशिष्ट उपहार में मंदड़िया शब्द घोतक है उस निवेशक का जो यह महसूस करता है कि अमुक प्रतिभूति की कीमत गिरने वाले। अभी हमने बताया कि जो मंदड़िया होगी उस शेयर की कीमत जब गिरने लगती है उसी को मंदड़िया या उसी को बियर कहा जाता है, बियर। ये देखिए, ठीक है ना। फिर इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? इनसाइडर ट्रेडिंग से संबंधित, शेयर मार्केट से ही संबंधित है। कैसा कि जब कोई भी व्यक्ति, ठीक है ना, शेयर, कंपनियों के शेयर को अवैध रूप से जो है खरीदो फरोख्त करे और लाभ कमाना चाहे। एक ऐसा व्यक्ति जो गैर कानूनी ढंग से या अवैध तरीके से शेयर को खरीद फरोख्त करे या खरीदे और बेचे और लाभ कमाए, उसी को इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं, उसी को इनसाइडर ट्रेडिंग शेयर मार्केट से संबंधित है। पूंजी बाजार से आशय है इस शेयर बाजार से, पूंजी बाजार, ठीक ना भैया। इतना हो गया। विश्वसनीय प्रतिभूतियों से क्या तात्पर्य है? ऐसी प्रतिभूतियां जिनका जो है एक प्रकार से शेयर लगातार उनका जो है ऊंचे उठता जाए, ऐसे को हम जो है विश्वसनीय प्रतिभूतियां, ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो। देखिए जरा, जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो उसे ही हम विश्वसनीय प्रतिभूतियां कहते हैं, ठीक है ना। जिला साख योजना ये बनाई गई थी कब? लीड बैंक के अंतर्गत, लीड बैंक के अंतर्गत बनाई गई थी।
लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाए, मतलब कि पृथक पृथक जिलों को अपना करके वह जो है डेवलपमेंट करे, इसका यही जो है उद्देश्य है। इसकी स्थापना कब की गई थी? दिसंबर 1969 में इसकी स्थापना की गई। इसे अग्रणी बैंक भी कहते हैं, लीड भी बैंक भी कहते हैं, ठीक ना। जिला शाख योजना इसके तहत जो है स्टेब्लिश किया गया। ठीक भैया, नेक्स्ट क्या है? वित्त क्षेत्रक सुधार पर नरसिम्हन समिति ने सुझाव दिया SLR और CRR को कम करने का। ये क्या है? वित्त क्षेत्रक में सुधार। SLR और CRR, एक होता है SLR और एक होता है CRR। CRR को हमने अभी बताया कि कैश रिजर्व रेशियो जो होता है, इसको RBI के पास वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं को जब कुछ अंश जमा करना पड़ता है, उसी को CRR कहते हैं। SLR होता है, इसमें हम जो है कुल जमाओं का नगद के रूप में या फिर स्वर्ण के रूप में अपना एक अंश अपने पास जो है एक तिजोरी में रखते हैं, उसी को SLR कहा जाता है, ठीक ना। तो उसी को कम करने के लिए कहा। जब ये दोनों कम होंगे तो जायज है कि मार्केट में तरलता बढ़ जाएगी, और मार्केट में तरलता बढ़ जाएगी तो लोगों के पास धन होंगे, लोग निवेश कर सकेंगे क्षेत्रों में, ठीक ना। इकोनॉमी अपने आप धीरे धीरे ग्रोथ होगी। लेकिन इतना भी ना तरलता बढ़ जाए कि जो है इकोनॉमी कोलैप्स कर ले जाए, ठीक ना। तो सारी चीज़ों को अच्छे से देखना है। ग्रामीण परिवारों को सीधे ऋण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक प्रदान करते हैं। तो इसको हमने अभी देखा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है यह 1975 में स्थापित हुए, ठीक ना। भूमि विकास बैंक, इन दोनों को ऋण जो है कौन देता है? नाबार्ड देता है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है, तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? अरे भैया, जब भी RBI क्या करती है, CRR इसमें कमी कर दे, तो कुल मिला जुलाकर जो अंश वाणिज्यिक बैंक RBI को दे रहे थे, अब वो अंश ना दे के कम देंगे। जैसे कि इतने समय अगर 100 रुपया उनका कुल जमा है वाणिज्यिक बैंकों का, तो इसमें से 4.5 रुपया वो जो है RBI के पास दे रहे हैं। कह रहा है कि अगर यही जो है कम कर दिया जाए, ठीक ना, कम कर दिया जाए, तो कुल मिला जुलाकर अगर 2 रुपया कर दें, तो पहले जो है RBI वाणिज्यिक बैंकों के पास जब 4.5 रुपया RBI के पास जाता था 100 रुपया में से, तो कुल मिला जुलाकर इनके पास कितना बचता था? इनके पास टोटल 95.5 रुपया बचता था। लेकिन अब अगर 2% कर दिया जाए घटा करके, कम करके, तो 98 रुपया बचेगा। तो जब वाणिज्यिक बैंकों के पास ज्यादा पैसे बचेंगे, तो वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा व्यापारियों को, दुकानदारों को, कृषकों को ऋण ज्यादा दिए जाएंगे। तो जायज है कि तरलता बढ़ेगी घटेगी? ऑफकोर्स बढ़ेगी, वृद्धि होगी, ठीक ना। तो साख सृजन जायज है कि इसका बढ़ेगा। ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्या है? 2011 में सूक्ष्म वित्तीय संस्थान माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन स्थापित किए गए थे। ये मालेगांव समिति, इसको आपको याद रखना है। नरसिम्हन समिति बैंकिंग संरचना सुधारों से संबंधित है, काफी इंपॉर्टेंट समिति है। 2 बार आई, नरसिम्हन समिति 1, नरसिम्हन समिति 2, दोनों जो है बैंकिंग सुधारों से संबंधित। थोक मूल्य सूचकांक के मापन में सबसे अधिक भारांश किसका है? विनिर्मित उत्पाद क्षेत्र का। विनिर्मित उत्पाद क्षेत्र, इसको आपको याद रखना है। विनिर्मित उत्पाद क्षेत्र ये लगभग 66-67% के करीब है, सबसे ज्यादा है इसका, ठीक ना। इसका आधार वर्ष अगर पूछे तो 2011-12, इसको आपको याद रखना चाहिए। फिर भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वह केंद्र सरकार का बैंकर है, बिल्कुल। वह मौद्रिक नीति बनाता है और उसे लागू करता है। मौद्रिक नीतियां बनाता है, जैसे मौद्रिक नीतियां कि मतलब कि एक जो है वह मात्रात्मक बनाता है, एक गुणात्मक बनाता है। जो मात्रात्मक होती है उसमें SLR, CRR, बैंक रेट, BR, ठीक ना, इनके माध्यम से जो साख होती है इनको रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है अर्थव्यवस्था को। और जो गुणात्मक साख नियंत्रण होता है, इसमें साख नियंत्रण के माध्यम से इसमें जैसे कि नैतिक प्रभाव डाल दिया, ठीक ना, साख की राशनिंग हो गई, तो इन सब सारे माध्यम से करता है मौद्रिक नीति। एक राजकोषीय नीति होती है तो सरकार को करती है, मौद्रिक नीति ये RBI करती है, लागू करता है। ये दोनों कथन सही। और तीसरा, यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिलसिले में भारत सरकार का एजेंट, IMF का एजेंट होता है। IMF जो होता है, IMF में भारत सरकार की ओर से RBI का गवर्नर ही पार्टिसिपेट करता है, ठीक ना, ये भी कथन सही। चौथा क्या कर रहा है कि यह भारत सरकार के ऋण दान कार्यक्रम को संचालित करता है। सब सही है, उपर्युक्त सब सही है, ठीक है ना।
फिर सामान्य कीमत पर बढ़ोतरी के कारण द्रव्य की आपूर्ति में बढ़ोतरी, वृद्धि, उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट तथा प्रभावी मांग में वृद्धि, ये इसके कारण होती है। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है किस रूप में? पहला, तरलता विनियमन, दूसरा विलय एवं अधिकरण पर नियंत्रण करके, तीसरा आपका शाख विस्तार, इन सब माध्यम से जो है वह रेगुलेट करता है वाणिज्यिक बैंकों को। आरबीआई की स्थापना हुई, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई, ठीक ना, 1935 को। अगर पूछे कि आरबीआई एक्ट कब लाया गया, तो 1934 में लाया गया आरबीआई एक्ट। अगर ये पूछे कि रजिस्ट्रेशन कब किया गया आरबीआई का, राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1 जनवरी 1949 को किया गया। आरबीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, ये सब आप जानते ही हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्या है? भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण करता है कौन? आरबीआई ही करता है, अभी आपने पढ़ा। फिर आरबीआई बैंकरों के बैंक के रूप में कार्य करता है, इसका अर्थ क्या है? तो जो अन्य बैंक होते हैं, जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, तो आरबीआई के पास अपनी जमाएं संचित रखते हैं, सीआरआर के रूप में भी रखते हैं, ठीक ना। तो आवश्यकता के समय आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को मौद्रिक विषयों पर परामर्श देते हैं, ये तो इसका अर्थ है, ठीक ना। नेक्स्ट क्या है? वाणिज्यिक बैंक सरकार को उधार देते हैं। सांविधिक तरलता अनुपात, एसएलआर, वही एसएलआर, जब जो है वाणिज्यिक बैंक क्या करते हैं कि अपना खुद का जो धन इनका होता है, कुल जमाएं होती हैं, उसके कुछ अंश को क्या करते हैं, स्वर्ण के रूप में या नगद के रूप में अपने पास अपनी तिजोरियों में रखते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है? एसएलआर कहा जाता है। और इसी के माध्यम से ये सरकार को जो है उधार भी देते हैं, ठीक ना। बैंक रेट, जो बैंक रेट है बीआर, फिर एसएलआर, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो कह रहा है, फिर पीएलआर, पीएलआर प्राइमरी है, लिक्विडिटी रेशियो है। फिर एसएलआर में से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता। तो आपको मैं बताऊं कि बैंक रेट भी निर्धारित किया जाता है कि किस बैंक रेट पे जो है बैंक ऋण देंगे। सीआरआर ये भी जो है आरबीआई के द्वारा निर्धारित किया जाता है, 4.5 अभी मैं बताया। पीएलआर ये जो होता है यही नहीं दिया जाता, ये बैंक अपने माध्यम से डिसाइड करते हैं। जैसे आप बैंक में जब जाएंगे ऋण लेने के लिए, तो बैंक बताएगा आपको कि देखिए भैया हम 6% पे देंगे आपको, या 7% पे देंगे, या 4.5% पे देंगे। तो यही पीएलआर होता है जो बैंक आपको बताता है, ठीक है ना। एसएलआर, तो एसएलआर जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं स्वर्ण के रूप में या नगद के रूप में कुछ अंश अपने पास रखते हैं, एसएलआर 18% के करीब है इसमें, ठीक है ना। तो आरबीआई द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता एक पीएलआर। बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्तियों के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, एएसएलआर। अभी देखिए इसको बताया हमने, ठीक ना। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत सरकार करता है, आरबीआई निर्माण करता है, भारत में करता है, आरबीआई करता है। मौद्रिक नीति एक मात्रात्मक माध्यम से की जाती है और एक गुणात्मक माध्यम से की जाती है। मात्रात्मक में वही एसएलआर शामिल कर लिया जाएगा, सीआरआर शामिल कर लिया जाएगा, बैंक रेट शामिल कर लिया जाएगा, इसके माध्यम से जो है मौद्रिक नीति बनाई जाती है। तरलता को जो है एक प्रकार से कंट्रोल की जाती है, अर्थव्यवस्था को कंट्रोल की जाती है। एक गुणात्मक होती है तो इसमें जो है इथिकल इंपैक्ट डाला जाता है, साख की राशनिंग होती है, ये सब सारी चीजें होती हैं, ठीक ना। तो मौद्रिक नीति आरबीआई और राजकोषीय नीति भारत सरकार। फिर क्या है कि बैंकों को इसको मुख्यालय को मिलाना है, तो आरबीआई जो इलाहाबाद बैंक है इसका मुख्यालय आपका कोलकाता है, और इसके बाद ये भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक सिडबी इसका जो मुख्यालय लखनऊ में है। फिर इंडियन ओवरसीज बैंक ये चेन्नई में है। सो थैंक यू सो मच। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल हम लोग नए किसी टॉपिक के साथ आएंगे। आप लोग थोड़ा सा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए ना आपकी क्या आवश्यकता है, ठीक ना, ताकि हमको भी एक एनर्जी के साथ आकर पढ़ाने में अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए फिलहाल इतना ही, शुक्रिया।